नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 360 पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का आप लोग का जो एग्जाम होता है उसके लिए फर्स्ट पेपर इट मींस के जीके वाला जो पेपर होता है उसके अंतर्गत पॉलिटी वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को संसद वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा हम लोग वापस से सिलेबस पर डिस्कशन कर लें कि हमारे कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे बचे हैं और संसद के अंतर्गत हम लोग इतना डीपली पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग संसद से रिलेटेड जो बाकी की हमारी बातें बची हुई हैं उनको कंप्लीट करते हैं। आप लोग देखोगे आप लोग के सिलेबस के अंतर्गत चीजें जो लिखी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पर जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा हो चुका है। ठीक है, इंडियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंडियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इंडियन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसके अंतर्गत हमने और नीचे वाले भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमने कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट की विशेषताएं, कैबिनेट के काम वगैरह सब हम लोगों ने देख लिए हैं। फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर, ये भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। स्पीकर एंड हिज फंक्शन ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर अभी हमारा चल रहा है सिस्टम। स्पीकर एंड हिज फंक्शन जो होता है पार्लियामेंट के अंतर्गत वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद और अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है। हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा नहीं हुआ है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसके लिए अलग से, जैसा कि मैंने आपको कहा भी है कि इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा जो भाग 18 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंतर्गत की राष्ट्रपति की सारी आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, वो हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी तक हमारा हो कितना चुका है, तो अभी तक जहां जहां पर मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है उतना उतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन सा, जैसे एक तो ये वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट, एक एक हो चुका है, ये सेकंड हमारा हो चुका है, दूसरा जो है वो हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट वाला जो पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला जो हिस्सा है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। कैबिनेट वाला पोर्शन, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर वाला, ये वाला पोर्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्लियामेंट में हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत स्पीकर एंड हिज फंक्शन वाला पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर है। आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो कुछ इस तरीके से है कि ऊपर लेजिस्लेचर दे दिया उनने और नीचे क्या दे दिया, पार्लियामेंट दे दिया उन्होंने। तो असल में बात इतना सा है कि लेजिस्लेचर ही पार्लियामेंट है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वही कानून निर्माण करने वाली संस्था है। तो हम लोग अभी लेजिस्लेचर में काम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग किस में काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपका जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसके अंतर्गत डीपली बातें दी गई हैं। कैसे दी गई हैं, देखो, इसके अंतर्गत जो डीपली बातें दी गई, मैं पार्लियामेंट की बात बता देता हूँ, उसके बाद जो जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इधर देखो आप लोग, तो इसमें आप लोगों का यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर एंड, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इट मींस के पार्लियामेंट पढ़ना है अपने को और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों पढ़ना है। अब लेकिन पार्लियामेंट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंतर्गत हमें कितना डीपली जाकर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीपली क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए, तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ना है आपको। अब पार्लियामेंट का भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, वो सारी चीजें हमको पढ़ना है। इसके बाद में पूरी थ्योरी पढ़नी है, इट मीन्स के पूरे आर्टिकल्स जो हैं वो पूरा हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस होती है वो भी हम लोगों को पूरी पढ़नी है। इट मीन्स के अगर हम लोग लेजिस्लेचर जो पढ़ रहे हैं अभी, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा गठन पढ़ना है लोकसभा का, राज्यसभा का। लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ कौन कौन सी समितियां जुड़ी हुई हैं उनका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सारे आर्टिकल्स का अध्ययन करना पड़ेगा,
और उसके बाद में जो मैंने संसदीय प्रस्ताव वगैरह आप लोगों को पढ़ाए हैं वो प्रैक्टिस के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये प्रैक्टिस के अंतर्गत आ जाएंगे, जो संसद में चलता है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमें जो लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है उसके अंतर्गत हमें बस संसदीय समितियों का और अध्ययन करना है ना। संसदीय समितियों का आज हम लोग अध्ययन चालू कर देंगे। अब सर लेजिस्लेचर इसके बाद में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है, लेजिस्लेचर इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या क्या पोर्शन बचेगा, है ना, लेजिस्लेचर के बाद में जो खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद में क्या क्या पोर्शन हमारा बचेगा। तो एक बचेगा दोस्तों हमारा इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एक एक जो टॉपिक है वो तो ये बचेगा। दूसरा जो आपका टॉपिक बचेगा वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट वाला पोर्शन और हाई कोर्ट वाला पोर्शन, 2 पॉइंट ये हो गए आपके। फिर तीसरा जो आपका बचेगा इलेक्शन इन इंडिया, तीसरा टॉपिक ये आपका बचने वाला है। और चौथा जो बचने वाला है वो बचने वाला है एट कमीशन एंड बोर्ड एट नेशनल लेवल। तो ये 4 टॉपिक्स आपके बचने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो आपका क्वेश्चन नागरिकता से भी आया हुआ है, सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो सिटीजनशिप वाला जो टॉपिक है वो भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से 4 से 5 टॉपिक आप लोगों के संसद के बाद में और बचे रहेंगे। वो ज्यादा बड़े नहीं है, संसद वाला टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, बाकी आने वाले टॉपिक्स इतने बड़े नहीं है, वो जल्दी आप लोगों के खत्म खत्म हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, संसदीय समितियों से स्टार्ट करना। फटाफट आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा संसदीय समितियां, फटाफट हेडिंग डाल लीजिएगा संसदीय समितियां। संसदीय समितियां जो होती हैं, सबसे पहली बात तो हमें इस जानना चाहिए कि संसद के अंतर्गत 2 सदन तो होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। फिर उसके बाद संसद में बैठकें भी होती हैं, काम भी होता है। संसदीय समितियों की हमें जरूरत क्यों पड़ जाती है, संसद के अंतर्गत समितियों की हमें जरूरत क्यों पड़ जाती है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझे दोस्तों हम लोग कि संसद के पास में एक तो क्या है, समय कम है। भाई 3 ही बार बैठक होती है, और जो 3 बार बैठक होती है वो भी कई बार हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, उसमें विपक्ष का हंगामा हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, तो संसद के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों के लिए समितियां बना दी जाती हैं ताकि काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। बैठक ना भी हो रही है तो भी संसदीय समितियां अपना काम करती रहती हैं। दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि भाई संसद के अंतर्गत जो काम है बहुत जटिल प्रकार के काम है, मतलब कानून बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो जटिल काम है, लेकिन सभी सांसदों के अंतर्गत उतनी योग्यता तो है नहीं कि वो कानून बना पाए। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ योग्य जो सांसद हैं उनको शामिल करके संसदीय समितियों का गठन कर दिया जाता है, जो कि कानून निर्माण में मदद करती है संसद की। तो कुछ ये कारण है जिनके कारण जो है संसदीय समितियों की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले तो संसदीय समितियों की आवश्यकता की बात कर लेते हैं हम लोग। आवश्यकता जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा। पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि संसद का काम जटिल है, संसद का कार्य जटिल परंतु सांसदों में उतनी योग्यता नहीं, उतनी योग्यता नहीं। तो इसके कारण हमें संसदीय समितियों की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड पॉइंट है संसद के पास संसद के पास समय कम होता है, समय कम होता है। तो समय कम होता है तो क्या होता है भाई, संसदीय समितियां क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं उस कम समय के बावजूद भी। कि संसदीय समितियां तो हमेशा ही क्या करती रहती है, काम करती रहती है। अब संसद की जो समितियां होती हैं मित्रों, वो कितने प्रकार की होती हैं, संसद की समितियां 2 प्रकार की होती हैं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है संसद की समितियां कितने प्रकार की होती है। तो समितियां जो हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार है वह है स्थाई स्थाई संसदीय समिति, स्थाई संसदीय समिति। और दूसरा जो होता है वो होता है
अस्थाई संसदीय समिति, अस्थाई संसदीय समिति। अब बात यह है कि स्थायी संसदीय समिति क्या होती है और अस्थायी संसदीय समिति क्या होती है। इधर देखिएगा आप लोग, स्थायी संसदीय समिति वर्ष भर काम करती है, वर्ष भर काम करती है, और जैसे ही उनका विघटन हो जाता है अगले साल पुनः उनको गठित कर दिया जाता है, मतलब हमेशा सदन के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत वह बनी रहती है। अस्थायी संसदीय समितियों की बात करें तो ये किसी विशेष मामले के लिए बनाई जाती है, उस मामले से संबंधित ये संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, फिर इनका विघटन हो जाता है, फिर दोबारा गठित नहीं होती है। इनको हम लोग अस्थायी संसदीय समिति कहते हैं। ठीक है, अब दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स इनके लिखेंगे। तो स्थायी संसदीय समिति की बात करते हैं, वर्ष भर कार्य करती है, वर्ष भर कार्य करती हैं, अगले वर्ष पुनः गठित हो जाती है, पुनः गठित हो जाती है ना, पुनः गठित हो जाती है। जबकि अस्थायी संसदीय समिति का क्या है भैया, विशेष कार्य के लिए गठित होती है, लिखेंगे विशेष कार्य के लिए गठित होती है, विशेष कार्य के लिए गठित, संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विघटित हो जाती है और दोबारा फिर कभी भी नहीं यह नियुक्त होती है। अब स्थायी संसदीय समितियों के कई प्रकार है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। स्थायी संसदीय समितियों में क्या क्या आ जाता है, एक तो आता है दोस्तों इसके अंतर्गत वित्तीय समिति। स्थायी संसदीय समितियों में वित्तीय समिति आ जाता है, जो संसद का ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था ना भी, लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत ये संसदीय समितियां शामिल है आपके सिलेबस में। ठीक है, संसदीय समिति में वित्तीय समिति आ जाता है। वित्तीय समिति के अंतर्गत फिर 3 प्रकार की समितियां आती हैं, कौन कौन सी, पहला आ जाता है लोक लेखा समिति, पहला आता है लोक लेखा समिति, फिर दूसरा आता है प्राक्कलन समिति, ये सब फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हैं, वित्त से संबंधित ये समितियां काम करती हैं। इनकी डिटेल भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। तीसरा आते हैं हम लोग सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग, तो और फिर समितियां कौन सी आ जाती हैं, विभागीय समितियां आ जाती हैं, विभागीय समितियां या डिपार्टमेंटल समिति। विभागीय समितियां जो हैं उनकी संख्या अभी कितनी है, 24 है, 24 है, तो इनको भी डिटेल में देखेंगे। 24 विभागीय समितियां हैं। हर विभागीय समिति को डिटेल में देखना आवश्यक नहीं है, इतना देखेंगे कि कब इनका गठन हुआ है और ये क्या काम करती हैं। फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो अन्य समितियां और भी हैं, स्थायी समिति, अन्य समितियां जो कि स्थायी समितियों के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका जैसे जांच समिति, सदन की समिति, छानबीन समिति, सेवा समिति, सलाहकार समिति। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच समिति, जांच समिति पहला है ना, दूसरा आ जाएगा सदन की समिति। असल में क्या है, इनमें से कोई भी आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक दिया हुआ उस टॉपिक के अंतर्गत अंदर घुस घुस करके और निचोड़ करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं आपके, तो खतरनाक तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। जांच समिति, सदन की समिति, लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हो और इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो निसंदेह आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इंडियन पॉलिटी में नहीं आएगी।
जांच समिति, सदन की समिति, फिर उसके बाद में आ जाता है नियम की समिति, नियम समिति, सेवा समिति, सेवा समिति, फिर उसके बाद में सलाहकार समिति भी आ जाएगा। 5वें नंबर पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सलाहकार समिति आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका अस्थायी संसदीय समिति है, अस्थायी संसदीय समितियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों प्रवर समिति और एक होती है संयुक्त समिति। तो इनको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि प्रवर समिति और संयुक्त समिति से आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रवर समिति एक ही सदन के सदस्यों से मिलकर के बनती है और संयुक्त समिति दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर के बनती है। यह अस्थायी संसदीय समिति है। तो ये फ्लो चार्ट आपको मदद करेगा संसदीय समितियों का अच्छे तरीके से अध्ययन करने में। अब इसके अंतर्गत जितनी भी संसदीय समितियों की हमने बात की है, उसमें सबसे पहली जो संसदीय समिति आपकी आ जाती है वो वित्तीय संसदीय समिति आ जाती है। लोक लेखा प्राक्कलन सार्वजनिक उपक्रम समिति, सबसे महत्वपूर्ण समितियां संसद की इन्हीं को माना जाता है और यहीं से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं को कवर करते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिएगा वित्तीय समिति, और वित्तीय समिति के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं लोक लेखा समिति के अंतर्गत। लोक लेखा समिति में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये काम क्या करती है, किस वजह से इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत एक पद है जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, जो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में दिया हुआ है। ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो सरकार के द्वारा किए जाने वाले आय और सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्च की देखरेख करता है, जांच करता है कि भाई सही से आय हो रही है कि नहीं हो रही है, सही से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो खर्च हो रहा है वो वास्तविकता में सही है अथवा नहीं है। इस बात की पूरी जांच करने के बाद में यह एक रिपोर्ट बनाता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक रिपोर्ट बनाता है और वह रिपोर्ट संसद के अंतर्गत रखी जाती है। संसद में जब वो रिपोर्ट रखी जाती है तो उस रिपोर्ट के विषय में एनालिसिस लोक लेखा समिति ही करती है और फिर संसद सदस्यों को लोक लेखा समिति ये बताती है कि सरकार ने जो इनकम किया है वो सही है कि नहीं है और सरकार ने जो खर्च किया है वो सही है कि नहीं है। अगर खर्च में कहीं घोटाला है तो उससे भी संसद के सदस्यों को ये समिति परिचित कराती है। तो काफी महत्वपूर्ण इसका काम हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे कि नियंत्रक एवं, हालांकि इसके जो काम है वो हम लोग डिटेल में जरूर देखेंगे और बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन मेन पर्पस जो है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि इसका काम समझ में आ जाए, ये समिति क्या कर रही है ये हमें क्लियर हो जाए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की संसद में जांच, संसद में जांच, ये इसका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। चाहे तो आप लोग यहाँ पर लिख लो कार्य ना, चाहे तो आप लोग क्या लिख लो चलो ठीक है रहने दो, मत लिखो मत लिखो। समझ में तो आएगी अपने को कि क्या है इसका काम। फिर उसके बाद में आगे की बात करें तो इस समिति का गठन सबसे पहली बार भारत में कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में पहली बार इसका गठन हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में हो गया था। तो लिखेंगे गठन, प्रथम गठन लिखेंगे ना, प्रथम गठन, प्रथम गठन भारत शासन अधिनियम, प्रथम गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत 1921 में हुआ, 1921 में हुआ। फिर उसके बाद
इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं? स्टार्टिंग में जब इसका गठन हुआ था 1921 में, तब 15 सदस्य थे, और 1955 से इसमें 22 सदस्य हो गए हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो आप लोग लिख सकते हैं सदस्य। सदस्य हम लिखेंगे प्रारंभ में 15, है ना, प्रारंभ में 15, फिर लिखेंगे 1955 से 22 हो जाएंगे, 1955 से 22 हो जाएंगे, 15 लोकसभा से, 15 लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब इसके बाद इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उनमें से कोई भी मंत्री नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जितने भी मेंबर इसमें होते हैं कोई भी मंत्री नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सरकार के द्वारा किए जाने वाले आय और खर्च की जांच ये कर रही है, मतलब उस रिपोर्ट की ही विषय में एनालिसिस कर रही है और उसको संसद सदस्यों को बता रही है। तो अगर इसमें कोई मंत्री सदस्य बन जाता है तो क्या प्रॉपर एनालिसिस होकर के प्रॉपर संसद सदस्यों को बताया जाएगा क्या? नहीं होगा। ये तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो जाएगा कि भैया जिनका काम है वही इसकी एनालिसिस करके और लोगों को बता रहे हैं। जैसे मेरा काम है, मान लीजिए मेरा काम है, मैं ही एनालिसिस करके लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं होती है कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है, किसी मंत्री को किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता। जितने भी सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, उनका निर्वाचन कैसे होता है? उनका निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उपयोग की जाती है, उपराष्ट्रपति के, और साथ में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। वही प्रणाली यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। तो निर्वाचन कैसे होता है सदस्यों का? सदस्य निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, प्रतिनिधित्व पद्धति से। अब इसका अध्यक्ष होगा एक, है ना, इसका क्या होगा दोस्तों? एक अध्यक्ष होगा, और वो जो अध्यक्ष होते हैं उनका उनकी नियुक्ति होती है या उनको चुना जाता है। तो कौन चुनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, चुने नहीं जाते, तो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। तो अभी इसकी जो है यहाँ पर तो खत्म हो गई है लाइफ लाइन, हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलो अगला पॉइंट लिखेंगे, अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जो होंगे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे। अब क्या था, पहले इसके जो अध्यक्ष होते थे वह सत्ताधारी पार्टी से ही होते थे, लेकिन 1967 से ये परंपरा चली आ रही है कि विपक्ष का कोई व्यक्ति या तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होगा वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट कि 1967 से परंपरा है कि अध्यक्ष विपक्ष का व्यक्ति होता है, विपक्ष का व्यक्ति, अध्यक्ष विपक्ष का व्यक्ति होता है।
तो अभी कौन है अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप, वैसे तो इस कोर्स को देख ही रहे हो सकता है कि आगे चल करके चेंज हो जाए, तो आप लोग इस कोर्स को देखने के बाद जब कभी भी एग्जाम देने जाओ तो ये अध्यक्ष एक बार जरूर जो है अपडेट करके जरूर चले जाइएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री अधीर रंजन चौधरी। इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। सदस्य का कार्यकाल, सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है और क्या असत्य है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं और 4 ऑप्शंस दे करके सत्य सत्य पूछा जाएगा। तो कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का। कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं समिति के कार्य, विस्तृत तरीके से समिति के कार्यों को देख लेते हैं हम लोग। तो एक काम तो हमने देख लिया था, हेडिंग डाल लीजिएगा समिति के कार्य। समिति के कार्य, हम लोग लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं। समिति के कार्य, पहला तो क्या हो जाएगा? वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। तो पहला हो जाएगा सीएजी, में लिख देता हूं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, के प्रतिवेदन की संसद में जांच, संसद में जांच। सीएजी मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इंग्लिश रूपांतरण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। फिर संघ सरकार के विनियोग खाते एवं वित्त खाते की जांच करना। भाई अगर सीएजी ने रिपोर्ट बनाई है तो सीएजी जो रिपोर्ट बनाता है वो सरकार के विनियोग खाते और वित्त खाते दोनों की बनाता है। विनियोग खाते का अर्थ होता है खर्च से संबंधित खाते, और वित्त खाते का अर्थ होता है आय से संबंधित खाते। इन दोनों की जांच सीएजी करता है और फिर ये लोक लेखा समिति भी संसद के अंतर्गत उस रिपोर्ट के माध्यम से जांच करती है। तो यहाँ पर अगला काम जो है वो क्या है? संघ सरकार की, संघ सरकार का अर्थ होता है केंद्र सरकार, संघ सरकार के विनियोग तथा वित्त खाते की जांच करना, वित्त खाते की जांच। सरकार के विनियोग अर्थात खर्च और वित्त अर्थात जो है इनकम वाला जो खाता है उसकी जांच करना। फिर इसके बाद में जैसे ये तो जांच करती है कि जो खर्च किया गया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी जांच करती है कि खर्च समझदारी से किया गया था कि नहीं किया गया था। ऐसा हो जाता है ना कि भाई जैसे मान लीजिए कोई चीज खरीदी गई है किसी अधिकारी के द्वारा, जो कि सरकार के पक्ष में खरीदी गई है, और उन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो चीज है ये सीमेंट या कुछ भी XYZ है, तो ये इतने रुपए की बोरी थी। तो उसमें क्या भाव-ताव किया गया है, नहीं किया गया, कि जितना उसने बोल दिया उतने में ही खरीद लिया है। तो समझदारी तो ये है कि भाव-ताव करके उसको थोड़ा-सा कम करके फिर खरीदा जाए। तो ये भी चेक किया जाता है कि क्या उसमें कुछ कमी की जा सकती थी, जो खर्च हुआ वो समझदारी से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी जांच करती है। तो अगला लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है इस बात की जांच भी होती है, इस बात की जांच भी होती है कि संघ सरकार ने खर्च समझदारी से किया कि नहीं किया। खर्च समझदारी, एक्चुअली क्या होता है कि
किसी अधिकारी के द्वारा खर्च किया गया होगा, जो कि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, संघ सरकार से जुड़ा हुआ है। तो वो अधिकारी अगर संघ सरकार से जुड़ा हुआ है तो संघ सरकार ने ही वो खर्च किया कुल मिलाकर के, क्योंकि जिम्मेदारी उसमें संघ सरकार की बनती है। संघ सरकार ने खर्च समझदारी से किया अथवा नहीं किया अथवा नहीं, तो ये हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। जैसे और भी बहुत सारे जैसे घोटाले वगैरह हो जाते हैं, तो उनकी भी इसके द्वारा क्या की जाती है, जांच की जाती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपव्यय, भ्रष्टाचार जो किया जाता है, उसकी भी सदन के अंतर्गत जांच होती है। तो लिखेंगे अनावश्यक व्यय, अनावश्यक व्यय, अपव्यय, अनावश्यक व्यय अपव्यय, हालांकि एक ही बात हो जाती है, अनावश्यक व्यय और भ्रष्टाचार की जांच, अनावश्यक व्यय और भ्रष्टाचार की जांच ये भी होती है। तो इतने सारे काम इनके होते हैं हमारी लोक लेखा समिति के। फिर लोक लेखा समिति की कुछ आलोचनाएं भी है दोस्तों, कुछ आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है लोक लेखा समिति की। तो आलोचना क्या है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि किन आधारों पर लोक लेखा समिति की आलोचना की जाती है। हेडिंग डाल लीजिएगा लोक लेखा समिति की आलोचना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। आलोचना, तो आलोचना में पहली आलोचना तो ये है कि इसमें जांच कब की जाती है, जब खर्च हो चुका रहता है। जैसे मान लीजिए पिछले साल खर्च हो चुका है, सरकार ने खर्च कर दिया है, उसके बाद सीएजी उसकी जांच करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर प्रतिवेदन देंगे, फिर संसद में इसकी जांच होगी। तो ये खर्च होने के बाद जांच करती है, खर्च होने के पहले खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है इसका। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद शव परीक्षण ये करती है ना, मृत्यु के बाद शव परीक्षण के समान ये परीक्षण करती है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। पहली आलोचना लिखेंगे कि खर्च होने के बाद, खर्च होने के बाद जांच करती है, जांच करती है जो शव परीक्षण के समान है, जो शव परीक्षण के समान है। दूसरी इसकी जो आलोचना है वह ये है कि देखो, ये जो भी डिपार्टमेंट है जिससे भी ये खर्च की जांच कर रही, तो उसके प्रतिदिन के जो दिन प्रतिदिन का जो उसका काम वाम होता है, उसके ऊपर इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इससे ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च किया जा रहा है, उस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे विभागों के विभागों के रोजमर्रा के कार्यों, रोजमर्रा के कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं इसका होता है। अब इसने जांच कर ली, जांच करने के बाद अनियमितता पाई गई, तो इसने सिफारिश कर दी कि भैया ये अनियमितता पाई गई है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर इसके लिए जो दोषी उनको दंड दिया जाना चाहिए, इस तरीके से सिफारिश कर दी। अब उस सिफारिश को मानना नहीं मानना संसद और साथ में सरकार के ऊपर है। तो आप समझ जाइएगी कि क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, केवल सिफारिश मात्र होती है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तीसरा, जांच के बाद, जांच के बाद, जांच के बाद कार्यवाही की केवल सिफारिश कर सकती है, केवल सिफारिश
कर सकती है। मानना नहीं मानना संसद और सरकार के ऊपर है। तो एक प्रॉब्लम है ये, भाई इतनी सारी जांच हुई, अनियमितता भी पाई गई, लेकिन अब वो मानना नहीं मानना तो संसद और सरकार के ऊपर है, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, वो माना नहीं जाता है। आज तक आप लोगों ने कभी भी न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये नहीं सुना होगा या ऐसा कभी भी नहीं लिखा हुआ आया होगा कि लोक लेखा समिति के माध्यम से ये अनियमितता पाई गई और उस अनियमितता के कारण इस व्यक्ति अनियमितता पाई गई, लोक लेखा समिति ने ऐसे सिफारिश की कि उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए और उसको ऐसा दंड दिया गया। ऐसा कभी भी आपको न्यूज़ पेपर के अंतर्गत नहीं आएगा और ना ही न्यूज़ चैनल के अंतर्गत बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाता है। केवल ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो समितियां हैं ना दोस्तों, ये केवल नाम मात्र की समितियां हैं। इन समितियों का कोई विशेष मतलब नहीं निकल करके और आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड समिति की बात करते हैं। फिर एक दिमाग में हमारे ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए कि इनका कोई मतलब निकल करके नहीं आ रहा है, तो फिर इनको क्यों स्थापित किया गया और क्यों ये काम कर रही हैं? देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग अपने घर की बात करें तो हमारे घर में मम्मी और पापा होते हैं। मम्मी पापा आपकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं या आपको कहते हैं, आपसे बोलते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ये चीज गलत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो कम से कम उस चीज को बोलने वाला तो है कोई, बोलने वाला है तो हो तो सकता है ना कि कुछ सुधार हो जाए। अगर कोई बोलने वाला ही नहीं हो, कोई संस्था ही नहीं हो, कोई व्यक्ति ही नहीं हो, तो फिर सुधार की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से सुधार को करने के लिए, सुधार की संभावनाओं को देखते हुए इन समितियों की स्थापना हमारे यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली समिति की, और वो है प्राक्कलन समिति, जिसे हम लोग एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एस्टिमेट कमेटी कहते हैं दोस्तों। ये जो समिति है ये काम क्या करती है? इस समिति का मुख्य काम है सरकार को मितव्ययता की और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश करना। सरकार को मितव्ययता और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश करना, तो लिख लेते हैं, है ना, इसमें तो कुछ और एक्स्ट्रा बात करने का रह ही नहीं गया, तो लिखेंगे मुख्य कार्य, मुख्य कार्य संघ सरकार को, संघ सरकार को मितव्ययता, संघ सरकार को मितव्ययता की सिफारिश करना, मितव्ययता और प्रशासनिक सुधार। मितव्ययता अर्थात के किसी विशेष स्थान पर खर्च हुआ तो वहां पर खर्च को कैसे कम किया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार के प्रशासन में ये और अच्छा किया जा सकता है। इस तरीके से काम करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा लोगों के लिए, इस तरीके से काम करोगे तो योजना का जल्दी क्रियान्वयन हो जाएगा, लोगों को जल्दी लाभ पहुंच जाएगा, ये सारी चीजें। मितव्ययता और प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार की सिफारिश करती है ये भी। अब इसका प्रथम गठन कब हुआ था? 1950 में जॉन मथाई जी की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रथम गठन, प्रथम गठन 1950 में हुआ, जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ। जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ। फिर उसके बाद इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसके अंतर्गत 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 30 है, सभी लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। फिर चूंकि ये काम क्या कर रही है, सरकार को मितव्ययता की सिफारिश कर रही है और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश कर रही है, तो इसमें किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं खर्च कर रहा हूं, तो
मैं खुद ही अपने खर्च में कमी लाने की बात नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं भाई? सरकार का पैसा है, मंत्रियों का क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। सरकार का पैसा है तो करो खर्च। तो मंत्री लोग अपने ही खर्च में कमी करने की सिफारिश कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी मंत्री को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता है। तो लिखेंगे मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है, मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? वही एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। निर्वाचन आप लोग लिख लीजिएगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। फिर उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? अध्यक्ष मनोनीत होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अध्यक्ष जो हैं वो मनोनीत होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल जी। लिखेंगे वर्तमान अध्यक्ष संजय जायसवाल होते हैं। क्या है? संजय जायसवाल। ये किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी से ही है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से ही होता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से ही होता है। फिर बात करते हैं कि सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। तो कार्यकाल लिख लेंगे, मतलब समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होगा। कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। नोट कर लीजिएगा, कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। समिति के कार्य हम लोगों ने कर लिए हैं। समिति के कार्य हम लोगों ने कर लिए हैं। इसमें जो इसकी आलोचना जो होती है ना दोस्तों, प्रशासनिक जैसे मितव्ययता और प्रशासनिक कुशलता की सिफारिश करती है, तो अपन ने देख लिया है ना, इससे ज्यादा आपने को देखना भी नहीं है। इसकी आलोचना क्या होती है? इसकी आलोचना ये होती है कि ये खर्च हो जाने के बाद मितव्ययता की सिफारिश करती है। खर्च के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। जो प्रशासनिक कार्य हैं, विभाग हैं, उनके प्रतिदिन के कार्यों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। नहीं तो ये बोल सकती ना कि यहाँ पर प्रशासनिक सुधार कि मैंने बोला था तो करो। नहीं करते हैं क्योंकि सिफारिशें होती हैं, मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो आलोचना आप लोग इसकी लिख लीजिएगा। आलोचना पहली आलोचना हो जाएगी, खर्च होने के बाद मितव्ययता की सिफारिश करती है। खर्च होने के बाद मितव्ययता की सिफारिश। खर्च होने के बाद मितव्ययता की सिफारिश, अर्थात यह भी शव परीक्षण ही करती है। अर्थात शव परीक्षण ही होता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन। सेकंड पॉइंट यह है कि प्रतिदिन के कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन केवल सिफारिश मात्र होता है, मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिवेदन मात्र सिफारिश होता है।
मात्र सिफारिश होता है। मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर मित्रों निर्भर करता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है। और इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें कि ये क्या करती है, साल भर में कुछ ही मंत्रालयों से रिलेटेड जांच कर पाती है और उनकी मितव्यता और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश कर पाती है। साल भर में सभी की नहीं कर पाती, क्योंकि हो भी नहीं पाता है। तो यहां पर लिखेंगे साल में कुछ ही विभागों, साल में कुछ ही विभागों से संबंधित सिफारिश कर पाती है। कुछ ही विभागों से संबंधित सिफारिश कर पाती, सबसे नहीं कर पाती। क्योंकि मान लीजिए अगर 45 से 50 डिपार्टमेंट हैं, तो सबका तो ये चेक नहीं कर पाएगा और सबके विषय में सिफारिश भी नहीं दे पाएगा। फिर इसके अलावा इस समिति की एक आलोचना या इसमें कमी और ये भी है कि इसको सीएजी जैसे विशेषज्ञ का सहयोग नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति का तो भाई है सीएजी। लोक लेखा समिति को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसका प्रतिवेदन समझ में नहीं आ रहा है, सीएजी का प्रतिवेदन समझ में नहीं आ रहा है, तो लोक लेखा समिति सीएजी को बुला लेती है कि भैया आओ समझाओ। तो लोक लेखा समिति का भाई है सीएजी और सीएजी की बहन है लोक लेखा समिति, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं। लेकिन इसके पास ऐसा कोई भाई नहीं है। तो यहां पर अगली इसकी आलोचना है, सीएजी जैसे विशेषज्ञ का सहयोग नहीं। सीएजी जैसे विशेषज्ञ का सहयोग नहीं। सीएजी जैसे विशेषज्ञ का भाई साहब इसको सहयोग नहीं मिलता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्राक्कलन समिति हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति के ऊपर। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ सरकार के अंडर में आने वाली कंपनी है। जैसे बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये भारत सरकार, इंडियन रेलवे हो गया, ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले उपक्रम है। इनकी साल भर में इनकम और खर्च से संबंधित जो सीएजी की रिपोर्ट है उसकी जांच ये समिति करती है। तो यहां पर सबसे पहले इसका काम लिख देंगे, लिखेंगे सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित, सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित सीएजी के प्रतिवेदन की जांच। अब सीएजी क्या करेगा, सार्वजनिक उपक्रम से रिलेटेड उनके इनकम और खर्च का एक क्या बना देगा, जांच रिपोर्ट बना देगा, उसकी ये संसद में जांच करती है। सीएजी के प्रतिवेदन की जांच, प्रतिवेदन की जांच। अब इस समिति का प्रथम गठन कब हुआ, लिखेंगे प्रथम गठन। इस समिति का प्रथम गठन जो हुआ है 1964 में हुआ है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठन हुआ है। फिर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो कुल सदस्य 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। सदस्यों का कार्यकाल या समिति का कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा।
फिर उसके बाद सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, वही एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से, यहां पर लिखेंगे एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं ना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद में अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। फटाफट लिखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, है ना, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के वर्तमान अध्यक्ष जो होंगे उनका नाम सार्वजनिक उपक्रम समिति के वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार, है ना, लिखेंगे दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार, है ना, संतोष कुमार गंगवार, ये बीजेपी से ही हैं दोस्तों, लोकसभा के सांसद हैं। संतोष कुमार गंगवार ये लोकसभा के सांसद ही हैं, अब मतलब लोकसभा के सांसद हैं और बीजेपी से हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति। फिर इसमें भी यही होता है कि भैया किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है। कारण ये है कि सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन सरकार ही कर रही है। अब उसके अंतर्गत कोई गड़बड़ी है तो उसका चेकिंग मंत्री कर रहा है, तो वो एक गलत इफेक्ट पड़ता है कि अपने ही सरकार से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों की जांच खुद मंत्री कर रहे हैं कि वो सही कर रहा है सार्वजनिक उपक्रम काम या गलत कर रहा है, क्योंकि एट लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पर संघ सरकार की ही बनती है कि सार्वजनिक उपक्रम अच्छे से काम कर रहा है गलत से काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संघ सरकार की बनेगी और संघ सरकार के मंत्री उसकी जांच भी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत होता है, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होता है। तो यहां पर लिखेंगे किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता, किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी आलोचना भी की गई है सार्वजनिक उपक्रम समिति की। पहली आलोचना इसकी क्या है, लिखेंगे आप लोग आलोचना। आपके यहां से क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आएंगे कि इनमें से कौन सा सत्य कौन सा असत्य है, आलोचना वाला पॉइंट भी उसके अंतर्गत डाला जा सकता है। तो पहला जो है दोस्तों, पहली आलोचना ये है कि साल भर में मात्र 10 से 12 सरकारी उद्यमों की ही ये जांच कर पाती है, सबकी जांच नहीं कर पाती है, क्योंकि इतना समय भी इनके पास में नहीं होता है कि उनके सबके, अब बहुत जटिल चीज है एक तो कि उनके खातों की जांच करना, इनकम की और खर्च की, इतना आसान नहीं है। तो लिखेंगे वर्ष में मात्र 12 या 13 उपक्रमों की ही जांच हो पाती है, उपक्रमों की ही, उपक्रमों की ही जांच हो पाती है, उपक्रमों की ही जांच हो पाती है। फिर सेकंड पॉइंट है कि उपक्रमों के द्वारा सब कुछ हो जाने के बाद उसकी जांच होती है, अर्थात ये भी शव परीक्षण के समान है। उपक्रम के द्वारा जो काम हो रहे हैं उस समय, या खर्च हो रहे हैं या इनकम हो रही है उस समय, इसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
के जांच उपक्रमों के कार्य कर देने के बाद अर्थात शव परीक्षण हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी भी जो सिफारिश है मात्र परामर्श ही होता है। सिफारिश या प्रतिवेदन मात्र परामर्श, मात्र सिफारिश होती है, मात्र सिफारिश होती है। मानना नहीं मानना किसके ऊपर निर्भर करता है? सरकार के ऊपर निर्भर करता है, संसद के ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्रॉबैक हो जाता है। ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो समिति आती है उसका नाम है सार विभागीय स्थायी समिति। तो विभागीय स्थायी समिति के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ये देखेंगे कि विभागीय समितियों के काम क्या है, कब उनका पहली बार गठन हुआ, पहली बार गठन हुआ था तो कितनी हुई थी, फिर कितनी हुई, लोकसभा से कितनी विभागीय समितियां हैं, राज्यसभा से कितनी विभागीय समितियां हैं, एक विभागीय समिति के अंतर्गत कितने मेंबर्स हैं, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे और विभागीय समितियों के काम को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हमने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो पढ़ी है, उसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको, वहां से एक एक पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोक लेखा समिति या निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 3 ऑप्शन दे देंगे, नीचे दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है, और कूट दे दिए जाएंगे। इस तरीके के बड़े बड़े प्रश्न आप लोग के आ रहे हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है। विभागीय समितियों के विषय में हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।